नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं वीएनएम हेडलाइंस से। कश्मीरी पंडितों को घाटी से हटाने की कवायद शुरू, 177 सरकारी टीचर्स का ट्रांसफर। गुजरात बोर्ड का सामान्य प्रवाह का परिणाम 86.91%। वडोदरा जिला का परिणाम राज्य में सबसे कम। और वडोदरा में 1500 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर बनाया रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। पिछले कई दिनों से आतंकियों की हरकतों से नाराज कश्मीरी पंडितों की नाराजगी कम करने के लिए सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले 177 टीचर्स का ट्रांसफर घाटी से बाहर कर दिया गया है। सभी को कश्मीर के जिला मुख्यालयों में ही पोस्टिंग दी गई है। ये फैसला शुक्रवार को गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया है। श्रीनगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में सभी टीचर्स के ट्रांसफर की जानकारी दी गई है। प्रशासन के इस फैसले को कश्मीरी पंडितों के आक्रोश को कम कराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद से ही कश्मीरी पंडितों में आक्रोश है। सांबा में 31 मई को टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद से ही लगातार प्रदर्शन जारी है। कश्मीरी पंडितों की मांग है कि उन्हें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए, जिससे लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर रोक लगे। घाटी में प्रधानमंत्री पैकेज और अनुसूचित जाति जैसी श्रेणियों में करीब 5900 हिंदू कर्मचारी हैं। इनमें 1100 ट्रांजिट कैंपों में आवास में, जबकि 4700 निजी आवासों में रहते हैं। पाबंदियों के बावजूद निजी आवास और कैंप में रहने वाले कर्मचारियों में से 80% लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू पहुंच गए हैं। अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर के कैंप में कई परिवार पुलिस और प्रशासन के पहरे के कारण नहीं निकल पा रहे हैं। गुजरात राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 12वीं सामान्य प्रवाह का परिणाम घोषित कर दिया गया, जो 10 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा रहा। गुजरात बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 12वीं के जनरल स्ट्रीम यानी आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम जारी कर दिए हैं। गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन GSEB के कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट GSEB.org पर चेक किया जा सकता है। गुजरात बोर्ड 12वीं कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में परीक्षा देने वाले 96.91 छात्र पास हुए हैं। लड़कियों ने इस बार भी लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 89.23 रहा, जबकि लड़कों का पासिंग परसेंटेज 84.67% रहा। वहीं 1064 स्कूलों में सभी छात्र पास हुए हैं। गुजरात में डांग जिले का परिणाम सबसे ऊंचा 95.41% और गोधरा जिला का सबसे कम 40.49% दर्ज हुआ है। लेकिन पिछले 12 सालों की तुलना में 2010 से 2022 तक ये सबसे ऊंचा परिणाम बोर्ड द्वारा दिया गया है। મારા 99.50 પર્સન્ટાઇલ છે અને 91.06% છે। મારી ખૂબ જ મહેનત રહી છે અને શાળા પરિવાર તરફથી ખૂબ જ એમનો સપોર્ટ મળ્યો છે અને માતા પિતાએ પણ મને ખૂબ જ સપોર્ટ આપ્યો છે। 11થમાં જોઈએ તો ઓનલાઈન હતું, પણ લાગતું નહોતું કે ઓનલાઈન છે, કારણ કે લોકોએ ઓફલાઈન જેવું જ વાતાવરણ અમને પૂરું પાડ્યું હતું અને અમને જે પણ કોઈ ડાઉટ હોય 11-12 તો અમને 11-12 વાગ્યા સુધી, રાતના 11 વાગ્યા સુધી સોલ્વ થઈ જતા, તો એટલે એમાં કોઈ વાંધો નથી આવ્યો અને માતા પિતાને તેમજ મારા શાળા પરિવારને હું ખૂબ જ શ્રેય આપીશ અને આગળ હું CA કરવાની છું। મારા 79.33% છે અને પર્સન્ટાઇલ 89.44 સમથિંગ છે અને હું ખૂબ ખુશ છું મારા પરિણામથી। મારે 11થમાં ઓનલાઈન ગયું છે, પણ તેમાં પણ સારો સપોર્ટ રહ્યો છે। કીધું એમ જ કે વિડીયોઝ ઓનલાઈન મળી રહેતા હતા અને ગમે ત્યારે ડિફિકલ્ટી પણ સોલ્વ થઈ જતી હતી। સર રેકોર્ડેડ વિડીયો મૂકતા, એટલે જ્યારે પણ ડિફિકલ્ટી થાય તો આપણે વિડીયો ફરીવાર પણ જોઈ શકતા હતા અને કોઈકવાર ઓનલાઈન વિડીયો પણ થતા હતા એની પર। તો ખૂબ સારો સપોર્ટ રહ્યો છે અને ભય બિલકુલ પણ નહોતો લાગતો, ડર બિલકુલ પણ નહોતો 12માની એક્ઝામનો, કારણ કે ટીચર્સે એવો સપોર્ટ કર્યો હતો અને એનું રિઝલ્ટ લાવવા માટે આપણને પ્રેરિત કર્યા હતા। મારા PR 96 છે અને પર્સન્ટેજ 85 આવ્યા છે અત્યારે 12th કોમર્સમાં। જે 10થમાં અમે એક્ઝામ ક્રેક કરી હતી એના પછી સીધો 1 યરનો બ્રેક પડી ગયો,
કોરોનાની સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ ગઈ, અમારા લેક્ચર્સ ન્યૂ જર્ની બધી ઓનલાઈનથી સ્ટાર્ટ થઈ, પણ છતાં અમને કોઈ તકલીફ નથી પડી કારણ કે રેકોર્ડર લેક્ચર હતા, એટલે અમને જેટલી વાર જોવા હોય એટલી વાર ડિફિકલ્ટી પણ સોલ્વ થઈ હતી. એઝ વેલ એઝ અમને અગર રેકોર્ડર લેક્ચર મિસ થઈ ગયો હોય તો ફરી બેકઅપ પણ મંગાવી શકતા હતા. ડિફિકલ્ટી રાત્રે 10-11 સવારે જ્યારે એટ અ ટાઈમ સોલ્વ થઈને આવતી હતી, એટલે ડિફિકલ્ટી ક્વેરી અમારી સોલ્વ થઈ, એટલે અમારો બેઝ બહુ જ ક્લિયર રહ્યો. એના લીધે અમારે જ્યારે પછી 12th ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે પણ અમારી જર્ની એટલે ફાસ્ટ અને સારી રીતે ગઈ. જેમ કે 11th અમને આવી ઓનલાઈનમાં જ મજા આવી હતી, તો પછી 12th ઓફલાઈનમાં તો શું મજા હતી. એટલે 12th મજામાં એટલું સરસ રીતે ગયું. સ્કૂલવાળાએ મસ્ત ડેલી ટેસ્ટ લીધા હતા, પ્રેક્ટિસ થઈ હતી, રિવિઝન ટેસ્ટ, પ્રિલિમરીની આગળ પણ એડવાન્સ ટેસ્ટ લીધી थी. वडोदरा में जारी सांसद प्रतियोगिता 2022 अंतर्गत मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक साथ 1500 लोगों के 51 सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा वडोदरा में खेल एसोसिएशन के सहयोग से सांसद खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है, जिसके तहत विभिन्न आयोजन वडोदरा शहर के विभिन्न मैदानों में हो रहे हैं। इसी क्रम में वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 51 सूर्य नमस्कार करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1500 से ज्यादा हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लेते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सूर्य नमस्कार करने से शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है। ऐसे में सभी ने एक साथ उगते सूर्य को नमस्कार करते हुए स्वस्थ रहने का संदेश वडोदरा शहर के नागरिकों को दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व को योग करने का सिखा दिया है, तो फिर ये योग होना ही चाहिए। ये भाव के साथ मैंने यहाँ पे 51 सूर्य नमस्कार का आयोजन किया। आप देख सकते हैं कि 1500 से भी ज़्यादा लोग आज सूर्य नमस्कार में जुड़े हैं। 5 साल के बच्चे को लेके हमारे सीनियर सिटीजन जो चेयर पे बैठ के सूर्य नमस्कार किया, सबको मैं अभिनंदन कहती हूँ। मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि ये मेरा वडोदरा फिट वडोदरा है, स्वस्थ वडोदरा है कि इतने सारे लोगों ने भाग लिया। ये जो सूर्य नमस्कार 51 है, उसमें करीब यहाँ भी हुआ है 101 सूर्य नमस्कार भी हुआ है, लेकिन 1000 के अंदर लोगों ने सूर्य नमस्कार किया था। आज करीब 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने ये सूर्य नमस्कार में भाग लिया है। और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इसीलिए भी है कि ये 3 दिन का सांसद खेल स्पर्धा में कोई सांसद ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब तक तो मुझे ध्यान में नहीं है, इसके बाद आ जाए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज वडोदरा को ये श्रेय जाता है और इसीलिए ये वडोदरा की संस्कारी नगरी के सभी लोगों को मैं अभिनंदन करती हूँ। आज रोज सांसद खेल स्पर्धा में बड़ौदा में मांजलपुर की धरती पे 51 सूर्य नमस्कार का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करके आज मांजलपुर में मांजलपुर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 51 सूर्य नमस्कार कंप्लीट करके आज सांसद श्री ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इसकी हम पुष्टि करते हैं। गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं सामान्य प्रवाह के परिणामों का आज ऐलान कर दिया गया है, जिसमें गुजरात राज्य का परिणाम 86.91% आया है। वडोदरा जिला का परिणाम पूरे राज्य में सबसे कम रहा है, लेकिन इसी बीच चप्पल का ठेला चलाने वाले एक मेहनती पिता के मेहनती बेटे ने अच्छे अंक प्राप्त कर परिवार का नाम खूब रोशन किया है।
सपना चाहे कोई भी हो हमेशा पूरा हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है, सपना देखना है और उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत लगानी है। आज 12th कॉमर्स का गुजरात बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है और वडोदरा शहर के बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। आज एक ऐसे बच्चे से आपको मिलाने जा रही हूँ जिसने एक सपना देखा था और सपना पूरा करने के लिए विकट परिस्थितियों में भी उसने पूरी मेहनत कर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। हमारे साथ हर्षिल है। हर्षिल, अपना पूरा नाम, अपने परसेंटेज और PR बताइए। मेरा नाम अग्रवाल हर्षिल सतीश भाई है। मुझे धोरण 12 में 82.57% मिले हैं और मेरी PR 95.17 जुड़ी है। हर्षिल, किस तरह से ये परिणाम प्राप्त किया? आपका 10th में क्या रिजल्ट था और 10th से 12th तक का ये सफ़र था, ये कैसे तय किया आपने? एक्चुअली मेरे 10th में 57% थे, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे इतने कम परसेंटेज हैं। मेरे को एक इच्छा थी कि CA बनना है, लेकिन उसके लिए मुझे परसेंटेज ज़्यादा चाहिए और मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने 8 कलाक रोज़ मेहनत करी है, जिससे मुझे ये परिणाम प्राप्त हुआ है धोरण 12 में 82.57%। बहुत मुश्किल फेज़ था कोरोना काल का। बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ते रहे और अचानक ऑफलाइन एग्ज़ाम देने की बारी आई और उसके बावजूद भी बेहतरीन परिणाम हर्षिल ने प्राप्त किया है। हर्षिल, कितना मुश्किल था कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम देना? ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ा डाउट होता था, मतलब अच्छे से पढ़ाई तो नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने हिसाब से स्कूल की तरफ से, ट्यूशन की तरफ से, सब बाजू से मुझे थोड़ा फोर्स हुआ और अच्छे से सब ने पढ़ाया, इसलिए मुझे अच्छी पढ़ाई मिली और मैं भी खुद मेरे हिसाब से पढ़ता था, जिससे मुझे अच्छे परसेंटेज मिल पाए। हर्षिल को CA तो बनना ही है, साथ ही हर्षिल का एक और सपना था कि उसे मीडिया में आना है, उसे TV में, अखबारों में अपना नाम चमकाना है और इस सपने को पूरा करने के लिए हर्षिल ने मेहनत की। हर्षिल, ऐसा भी मन में था कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज़ करें और पहचाने? जी मैम, मेरा भी एक सपना था। एक्चुअली मेरे बड़े पापा के बड़ा लड़का जो है वो CA है और जो छोटा लड़का है वो भी CA कर रहा है। वो लोग का 10वीं 12वीं हो, कुछ भी हो, मतलब उनका पेपर में आता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। तो मेरी भी एक इच्छा थी कि उनकी तरह मेरा भी पेपर में आए, अखबार में आए, मेरा भी थोड़ा मतलब अच्छा हो। इसलिए मैंने और मेहनत करी जिससे मैं पेपर में भी आ सकूँ, मीडिया में आ सकूँ, मतलब ऐसा। हर्षिल, मुश्किल परिस्थितियों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पापा मम्मी क्या करते हैं और किस तरीके का घर में माहौल है? मेरे पापा की एक चप्पल की लारी लगाते हैं छोटी सी, उसी से मतलब घर चलता है। मेरी मम्मी घर काम करती है। मेरे पापा ने बोल के रखा है कि तुझको जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन तू तन तोड़ करके मेहनत कर, पैसे आएंगे पर तू मेहनत कर, कुछ बन के दिखा। वो मेरा एक सपना था। मेरे को मेरे पापा मम्मी का नाम रोशन करना था, भले कितनी भी मेहनत करनी पड़े। मैं मेरे 8 कलाक से भी ज़्यादा करके भी मेरे को कुछ बनना है जिससे मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। मैंने कहा परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी मुश्किल हैं, अगर आप चाहे तो वो पूरा कर सकते हैं। हर्षिल ने तो बहुत अच्छी मेहनत की ही है, लेकिन उसके पीछे, हर्षिल के पीछे जो लोग खड़े थे उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। हर्षिल के फादर हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है और आप बताइए अपने बारे में कुछ। सतीश अग्रवाल है। इसके 10वीं में बहुत कम टका थे, तो इसको मेरे भाइयों के बच्चे हैं, उनका पेपर में नाम आता था हमेशा, तो उसके मन में होता था कि मेरा भी पेपर में नाम आए। मेरे भी मन में अंदर खानी होता था कि मेरे भी बच्चों का पेपर में नाम आए, पर उतने काबिल नहीं था। फिर इसने 11वीं से इसके मन में हुआ कि नहीं, मेहनत करनी चाहिए, और इसने 11वीं से मेहनत करी। मुझे भी लगा कि 12वीं में मुझे 80% तक की उम्मीद थी, 80 की जगह और 2% ज़्यादा आए, तो मुझे भी इसकी इच्छा थी कि मेरा पेपर में TV में नाम आए। मतलब बेटा पेपर TV में तब आ सकता है जब, हालांकि मैं मानता हूँ पढ़ने के लिए थोड़ी समस्या है, मेरा भाड़े का घर है और जगह की थोड़ी दिक्कत है। हम कई बार उसको रसोई में भी बिठाते थे जगह की परिस्थिति की वजह से, पर शायद अलग से एक रूम की व्यवस्था और होती तो 5% नंबर शायद बढ़ सकते थे, पर वो तो मेरे हाथ जितना ईश्वर ने दिया है। पर फिर भी जितनी मेहनत करी उसमें मुझे बड़ा आनंद है। आजकल पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके बावजूद आप भले ही आप छोटा काम कर रहे हैं, कम कमाई है, उसके बावजूद आपने बच्चे को सपने देखना सिखाया है। आगे कहाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चे को? मैंने हमेशा से बोला है बेटा मुझे मरते दम तक लारी चलानी पड़े मुझे कोई दुख नहीं होगा, और मैं भगवान को साक्षी मान के आज भी मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मुझे मरते दम तक ईश्वर लारी चलाए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। पर मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे लारी ना चलाए और मेरे बच्चे कुछ बन जाए तो समाज में एक अच्छा मैसेज हो कि गरीब आदमी भी कुछ। ज़्यादातर हमारे समाज में ऐसी छाप है कि गरीब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके हालात ऐसे होते हैं कि परिस्थिति की वजह से वो उस वस्तु को नहीं खरीद पाता। फिर भी मैंने मेरे बच्चों को बोल के रखा है, मैं मेरे लिए लोभ करूँगा, लेकिन तुमको जो चाहिए 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वस्तु, मैं हमेशा उनको पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको पढ़ाई संबंधी कोई भी चीज़ की
कमी ना आए। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि मेरे बच्चों को जो भी चीज़ चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, मैं मेरी जितनी कोशिश होगी पूरी करके उनको दिला के और बच्चों को आगे पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी आवक भले थोड़ी कम है, घर छोटा है, थोड़ी समस्या है, पर जितना मेरे से संभव हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगा। सतीश जी, घर भले ही छोटा हो, कभी भी उम्मीदें छोटी नहीं होनी चाहिए और यही साकार करता है ये परिवार। उम्मीद आप रखते हैं, अपने आप सब कुछ सफल साबित होता है। हर्षल की मम्मी भी हमारे साथ है। क्या महसूस कर रहे हैं, आज बेटे ने अच्छा कारनामा कर दिखाया है? आज तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा मतलब इतनी मेहनत करके और आगे बढ़ा है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। कहाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चे को, और आने वाले फ्यूचर में आपका और एक बेटा भी 10th में पढ़ रहा है, उसका क्या परिणाम आने की उम्मीद है? उसका भी परिणाम 80 के ऊपर ही आने की आस है। जैसा इसने दिखाया है वैसा वो दिखाएगा, इतनी उम्मीद लेके बैठे। भले ही फैसिलिटी कम हो, लेकिन मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये संदेश आपका परिवार दे रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मेहनत तो बच्चे बहुत कर रहे हैं, परिस्थिति को बच्चे भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेहनत में बच्चे पीछे नहीं हटते हैं। दोनों ही बच्चे, तीनों ही बच्चे मेहनत खूब कर रहे हैं और इतनी भी मतलब मुझे वो है मतलब उम्मीद कि मेरे बच्चे और आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत देखकर उनको यही है होता है बच्चे और आगे बढ़ेंगे। वो सीए का जो सपना देखा है वो साकार करके दिखाएंगे। ये आपका हौसला है, ये आपके जज्बात है और जो संस्कार आपने बच्चों को दिए हैं, जो परवरिश दी है और जो सपने देखने की आदत डाली है, वो ही इस परिवार को आगे ले जा सकता है, अग्रवाल परिवार। और आज उनके घर में खुशी का माहौल है क्योंकि बच्चे ने अच्छे परिणाम प्राप्त किया है। मुश्किल परिस्थिति में 2 साल से बच्चे गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये परिवार आज खुश है, खुशहाल है, क्योंकि इनके घर में आज एक उम्मीद की किरण जगी है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की। वडोदरा की पीएजीएस और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में छात्रों को विभिन्न गतिविधियों के जरिए पर्यावरण की महत्ता समझाई गई। गुजरात के वडोदरा शहर की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल हर त्योहार, हर पर्व, हर खास दिवस को छात्रों के साथ मिलकर मनाती हैं। 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे में प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। पर्यावरण से जुड़े गाने गाकर वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण को बचाने की यहाँ शपथ ली गई। साथ ही छात्रों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर मार्गदर्शन दिया गया। पशु पक्षी, पानी, सब कुछ बचाने की छात्रों को इस मौके पर प्रेरणा देते हुए प्रदूषण रोकने में अपने अपने हिस्से का योगदान देने की प्रेरणा दी गई। આજે અમે સ્કૂલના પટાંગણમાં વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે સેલિબ્રેટ કર્યો। શાળાના વિદ્યાર્થીઓ એવં શિક્ષકોએ વિવિધ કાર્યો કર્યા, જેવી રીતે પાણી બચાવો, વૃક્ષ બચાવો અને પોલ્યુશન રોકવાના પણ સંદેશ આપ્યા। તમે જોઈ શકો છો, અગર એક તરફ એક બંજર જમીન હોય અને બીજી તરફ એક હરીભરી સુંદર જમીન હોય તો એ બંજર જમીનમાં નિરાશી જ મળશે તમને, પણ અગર એ તમે ખૂબ સુંદર જમીનમાં જશો તો ત્યાં હરિયાળી હશે, પંછીના અવાજ હશે, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય એકદમ ખુશખુશાલ દેખાશે। એવી રીતે જ અગર તમે અત્યારથી પૃથ્વીને બચાવશો નહીં ને પોલ્યુશનથી તો આગળની પીઢીઓને મુશ્કેલ પડશે। શુદ્ધ હવા, પાણી આદિ વસ્તુ મળવી મુશ્કેલ થશે। એવી રીતે અગર તમે શોર્ટ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરતા હો તો સાયકલનો યુઝ કરી શકો છો અને તમારા ઘરની આજુબાજુ કે ઘરમાં કોઈ ખૂણામાં પ્લાન્ટ્સ ગ્રો કરો, જેનાથી ઓક્સિજનની પણ કમી ઓછી થશે। આજે हमारी प्रिंस अशोका राजे गायकवाड़ स्कूल तथा देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस एनी उजवणी करवामां आवी हती। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जे 5 जूनना उजववामां आवे छे, परंतु हमें आगला दिवसे एनी उजवणी करी। उजवणीना भागरूपे शाळाना विद्यार्थीओ शिक्षकोथी मळीने पर्यावरणने बचाववा माटेना गीतो गावामां આવ્યા तथा भवाई द्वारा पण एनो संदेशो पाठववामां આવ્યો હતો तथा रिसाइकलिंग एटले कि वस्तुनो फरीथी यूज केवी रीते करवो, वेस्ट वस्तुने बेस्ट केवी रीते करवी एनो पण हमें संदेशो पाठव्यो छे। एमां रिसाइकलिंग, रीयूज अने रिड्यूस जे घणुं महत्व छे आ जमानामां एनो अमे संदेशो आप्यो छे तथा वृक्षोनुं वावेतर करो अथवा एनी जाळवणी पण एटली ज महत्वनी छे एनो संदेशो आपवामां આવ્યો છે।
वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स गुजराती और इंग्लिश माध्यम आधुनिक तकनीक से शिक्षा सर्वांग विकास व्यक्तित्व बनाए बच्चों का हो भावी उज्जवल। शिक्षा के ये धाम निराले प्रगति पथ दर्शाने अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की 4 शाखाएं जहां 20,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। प्रवेश के लिए संपर्क करें अम्बे और जे अम्बे विद्यालय हरणी, अंग्रेजी तथा गुजराती माध्यम, श्री अम्बे विद्यालय वाघोडिया रोड, अम्बे स्कूल માંજલપુર, गुजरात बोर्ड एवं CBSE। गुजरात के राजकोट में हीरासर एयरपोर्ट साइट पर पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिस पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी दुख व्यक्त किया है। गुजरात के राजकोट शहर में 35 किलोमीटर दूर कार्यक्रम के आयोजन में पत्रकारों को वाहन व्यवस्था कर ले जाया गया, लेकिन वहां ले जाने के बाद उन्हें तस्वीरें लेने से रोका गया, जिसके चलते मौके पर पुलिस और कर्मचारियों के बीच घर्षण देखने मिला। मीडिया कर्मचारियों के साथ पुलिस कर्मचारियों द्वारा बदसलूकी भी की गई, जिसके चलते मीडिया कर्मचारियों में रोष देखने मिला। यहाँ मीडिया कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और मीडिया कर्मी और रिपोर्टर जमीन पर बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और ऐसे में विजुअल लेने से रोके जाने पर पत्रकारों में रोष देखा गया। नहीं जा रहे, यहाँ पे जाना है तो जाइए, जाना है तो बैठ के जाओ ना, जाना तो बैठ के जाओ, नहीं तो डिटेन हो जाओ। क्या गलत है? तुम लोग नहीं जा रहे, वो गलत है। आ जाओ ना, डिटेन नहीं कर रहे हैं, आ जाइए। इस मामले की शिकायत वहां पहुंचे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी की गई। आखिरकार गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाथ जोड़कर पत्रकारों समक्ष मामले पर दुख व्यक्त किया। ગળા પકડી અને ધક્કા મારીને શોર્ટ આઉટ કરી બધાના હાથ પકડી આપના કાર્યક્રમ તમારા કાર્યક્રમમાં અમને ડિટેલ કરે સાહેબ આ કરે યોગ્ય તમારા કાર્યક્રમમાં સોલ્વ કરે બીજી વખત ના થાય
સાહેબ અખબારોની નગરીમાં છો સર ગાડીઓની ચાવી લઈ લીધી છે સાહેબ ગાડી અમારી वीआरएम टीवी पर अब वक्त है वडोदरा से जुड़ी खबरों का। वडोदरा के विभिन्न इलाकों में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी ठोस कार्रवाई कर रही है। विभिन्न इलाकों में लगातार 2 दिनों से चेकिंग चल रही है, जिसके तहत 9.90 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली के मीटर के साथ छेड़खानी कर बिजली चोरी की जाती होने की शिकायतों के आधार पर 10 मीटर भी बिजली कंपनी द्वारा जब्त किए गए हैं। 2 दिनों में विद्युत विभाग द्वारा 950 कनेक्शन की जांच की गई है। वडोदरा के मच्छीपीट, नागरवाड़ा, वाड़ी, गोया दरवाजा, कपुराई समेत के विभिन्न इलाकों में इन दिनों बिजली चोरी की चेकिंग करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वडोदरा के भाईली में व्यापारी के अपहरण मामले, फिरौती मांगने वाले में खुद दोस्त ही शामिल होने की घटना सामने आई है, जिसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले मुख्य सूत्रधार मोहसिन पठान और 3 लोगों को जिला एलसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने इको कार की नंबर प्लेट भी डुप्लीकेट लगाई थी। 30 लाख की फिरौती मांगने के बाद 7 लाख रुपए में डील फिक्स की गई थी। किडनैपिंग के दौरान लोकेश की आंख पर पट्टी बांधकर उससे मारपीट भी की गई थी। इस मामले सूत्रधार मोहसिन पुलिस पूछताछ के दौरान चक्कर खाकर गिर गया, जिसके चलते उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। वडोदरा के आजवा रोड पर जेपी नगर निकट आदर्श शर्मा की हत्या का मामला सामने आया था, जिसका पर्दाफाश बापोद पुलिस ने चंद घंटों में करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरदार स्टेट चौकड़ी निकट युवक की हत्या मामले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हेमंत मजदूरी करता है, जबकि राजू किराने की दुकान में काम करता है और भावेश नामक आरोपी एक फैक्ट्री का कर्मचारी है। बापोद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। वडोदरा में लोगों को फिर एक बार कोरोना के प्रति लापरवाही महंगी पड़ सकती है। वडोदरा में लंबे अरसे बाद कोरोना का इलाज ले रहे 58 वर्षीय मरीज की मौत से फिर प्रशासन सख्ते में आ गया है। मरीज की अंतिम विधि कोविड गाइडलाइंस के तहत की गई। वडोदरा शहर में पिछले कई वक्त से कोरोना के केस कम दर्ज होने से कोविड गाइडलाइंस के पालन में खुलेआम लापरवाही बरती जा रही है। पिछले 24 घंटे में पालिका की टीम द्वारा वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों से 832 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए हैं। वडोदरा शहर में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 52 है, जबकि कोरोना के सामान्य लक्षण वाले 36 लोगों को वडोदरा महानगर पालिका ने क्वारंटाइन किया है। गुजरात में अब विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में लगातार लोगों को नई नई सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की भेंट मिल रही है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बनासकांठा के पालनपुर में नए बनाए हुए बस पोर्ट का लोकार्पण किया। 37.28 करोड़ की लागत से बस पोर्ट यहां तैयार किया गया है, जिसके चलते यहां के लोगों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वडगाम तालुका के शीशराणा गांव में बनने वाले 220 केवी के सबस्टेशन का भूमि पूजन भी किया। बस पोर्ट के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में नए बनने वाले इस बस पोर्ट में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन को यानी खातमुहूर्त કર્યું છે। ગામડાઓમાં રસ્તા ઇલેક્ટ્રિસિટી ન હોય તો સ્વાસ્થ્યની સુવિધા કેવી રીતે આગળ વધી શકે? આ બધાનો વિચાર કરીને આજે રોડ રસ્તા છે છેવાડાના ગામ સુધી પહોંચાડ્યા। આપણને ખબર છે કે વાળો લાઈને મટકી લાઈ આજે 24 કલાક મટકી થઈ છે, એના કારણે ગામડાઓમાં પણ આજે હોસ્પિટલોની શરૂઆત થઈ છે અને સ્વાસ્થ્યની સુવિધા મળતી છે। કોરોના મહામારીમાં આપણે જોયું કે આજે મોટા મોટા દેશોએ પણ એમની પ્રજાને એમના હાથ ઉપર છોડી દીધી, ત્યારે માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ આપણને સૌને સાથે રાખી સૌના સહાયના પ્રયાસોથી આજે એની અંદરથી આપણે બહાર નીકળી રહ્યા છીએ। ફ્રી વેક્સિનેશન, આટલું મોટું વેક્સિનેશન આખા દેશમાં કર્યું છે અને એનો લાભ
ગુજરાતમાં પણ તમારે બધાને મળ્યો છે। वडोदरा के मांजलपुर के ईवा मॉल में जलाराम इवेंट ग्रुप का एग्जीबिशन कम सेल फिर एक बार आयोजित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। वडोदरा की जनता शॉपिंग प्रिय जनता है और वडोदरा की शॉपिंग प्रिय जनता के लिए वडोदरा में जलाराम इवेंट ग्रुप द्वारा लगातार अंतराल पर एग्जीबिशंस के आयोजन किए जाते हैं। इस बार फिर एक बार मांजलपुर के ईवा मॉल में सेकंड फ्लोर पर 4 और 5 तारीख को 2 दिवसीय एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्वेलरी, कपड़े, खाने पीने की वस्तुएं, ऑर्गेनिक आइटम्स, साबुन, होम डेकोर, पर्स, चप्पल जैसी कई वस्तुएं एक ही रूफ के नीचे उपलब्ध कराई गई है। अलग अलग स्टॉल में तरह तरह की खूबसूरत वस्तुएं मिल रही है, जिसे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहां अपनी तरह तरह की वस्तुओं के साथ कई स्टॉल धारक 2 दिवसीय एग्जीबिशन में शामिल हुए हैं। એસઆર નેચરલ એર પ્યુરિફાઈંગ બેગ છે। આ ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં પણ કામ કરે છે અને ગેસીસ અને હ્યુમિડિટી પણ ખેંચી લે છે અને આ બેગ 2 વર્ષ સુધી ચાલે છે અને 2 વર્ષ પછી પણ એ ઇકો ફ્રેન્ડલી છે। એમાં 70% કાર્બન છે, એટલે ફૂલ છોડને ખાતરમાં રૂપમાં કામ કરે છે। એટલે ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં बहुत મોટું કામ કરે છે। मधु जी और ये प्रीति जी उन्होंने जलाराम ग्रुप इवेंट थ्रू ये एग्जीबिशन कम सेल रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग आज और कल आइए और ये एग्जीबिशन कम सेल का लाभ लीजिए। और यहाँ पे फ्री हेयर कट और हेल्थ चेकअप भी रखा हुआ है, तो उस चीज़ का भी आप लाभ लेने के लिए और वुमन को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आइए। पे हमारे पास सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स है। एक ये की चेन्स और ब्रेसलेट्स है और साड़ीज़ है हमारे पास, बहुत सारी टाइप्स की अलग अलग साड़ीज़, बैग्स है और पर्सेस है। और यहाँ पे हमारा 2 दिन के लिए एग्जीबिशन रखा है ईवा मॉल में, तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर का स्टॉल है और हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आपको मोदी केयर के देखने को मिल जाएंगे। ये जलाराम इवेंट से है और 2 दिन यहाँ पर एग्जीबिशन हमने रखा है। हमारी शॉप का नाम है जे श्री एंग्रेविंग गिफ्ट शॉप। मेरे पापा ने 1986 में ये सब राजकोट में से सीखा था। लास्ट 2 इयर्स ने हमने ये पूरा बनाया है। ये टोटली हैंडमेड है, आपको ये यूनिक कहाँ पर नहीं मिलेगा। एक बार हमारी शॉप में विज़िट करने के लिए ज़रूर आना। हमारी शॉप अलकापुरी सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स में है। ईवा मॉल में जी आज 4 અને 5 તારીખે એક્ઝિબિશન છે, એમાં અમારો સ્ટોલ નંબર છે 21। તીર્થા ક્રિએશન ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ ઇમિટેશન જ્વેલરી તમને અવેલેબલ થશે। ઇન કેસ તમે જો ઓર્ડર પણ કરશો તો પણ તમને ઘરે હોમ ડિલિવરી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ થઈ જશે। સો પ્લીઝ વિઝિટ। देश में पहली बार सोलोगामी शादी का ऐलान करने वाली वडोदरा की क्षमा बिंदु देश भर में चर्चा का विषय बन गई है, लेकिन अब ये चर्चा का विषय क्षमा बिंदु पर काफी भारी पड़ रहा है और क्षमा बिंदु ने मीडिया नॉट अलाउड का बोर्ड अपने घर के बाहर लगा दिया है। वडोदरा की क्षमा बिंदु नामक लड़की ने अपने ही साथ शादी करने का ऐलान कुछ दिनों पहले किया था। इस तरह की सोलोगामी शादी का पहला मामला देश में होने से ये मामला देश भर में चर्चा का केंद्र बना था, लेकिन अब इस लड़की को लेकर तरह तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्षमा बिंदु ने अपने घर के बाहर एक कागज लगाकर मीडिया को आने पर पाबंदी लगा दी है। मीडिया में पिछले कई दिनों से लगातार इंटरव्यू दे रही क्षमा बिंदु अब पब्लिसिटी स्टंट का आरोप लगने के बाद मीडिया से दूरी बना रही है। उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया है जिसमें मीडिया को उनके घर, उनकी बिल्डिंग और उनकी सोसाइटी से दूर रहने की अपील की है।
हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम के थ्रू कि कोई भी मीडिया मेरे घर पे, मेरे घर के आसपास, मेरी बिल्डिंग के आसपास अलाउड नहीं है। जो लोगों को लगता है कि मैं ये फेम के लिए कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया का मुझसे इंटरेक्ट करना, मेरा इतना वायरल होना, ये मेरे लिए, खुद के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए नो मीडिया अलाउड बिफोर मैरिज। मुझे तो एक छोटी सी, सिंपल सी, प्यारी सी वेडिंग चाहिए थी मेरी, जैसा मैंने हमेशा से सोचा था, बट इट वेंट रियली वायरल एंड आई हैव बीन हैंडलिंग इट, बट नो मीडिया, नो पॉलिटिक्स, आई डोंट इन बिटवीन माई मैरिज. So I am requesting everyone, if you want to do any kind of interview or if you want me to come live or debate, please ping me. Ping me and then talk to me. If I would want to interact with you, we will do it. And I am just going to interact with very few people जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ओपिनियन मैटर करेगा, और साथ ही साथ जहाँ पे मैसेजेस को जो मैं बोल रही हूँ उनको सही तरीके से कन्वे किया जाएगा। उसके अलावा आई एम नॉट गिविंग एनी इंटरव्यूज, आई एम नॉट डूइंग एनी शोज, आई एम नॉट बीइंग पार्ट ऑफ एनीथिंग। थैंक यू। गुजरात के वडोदरा शहर को संस्कारी शहर और सुरक्षित शहर माना जाता है, लेकिन यहाँ बीती रात भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पर ही हमले की घटना सामने आई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां पथराव किया है, जिस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से कार्यकर्ता और नेता रहे और साथ ही वार्ड नंबर 12 के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजू ठक्कर के घर पर बीती रात कुछ लोगों ने पथराव किया। कुछ असामाजिक तत्वों ने राजू ठक्कर के घर और वाहन पर पथराव करते हुए तोड़फोड़ कर उन्हें डराने की कोशिश की। दरअसल इस इलाके में शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री कुछ लोग करते हैं और उन्हीं लोगों पर लगाम कसने की कार्यवाही के चलते इस पथराव को अंजाम दिया गया। અહીંયા છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુંડા તત્વોનો ત્રાસ એટલો બધો વધી ગયો છે કે ગાંજાથી લઈને દારૂ, અફીણ, ચરસ બધો ધંધો આ લોકો કરી રહ્યા છે અને અમે વિરોધ કરીએ એટલે અમારા નુકસાનો કરે, ગાડીઓ ચોરાઈ જાય, બધી રીતે એટલે હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે। કમ્પ્લેન કરી છે પણ કોઈ આનો એ નથી। ધંધો કરનારનું નામ છે આમાં 5 થી 6 જણા છે। એક તો છે સુનિલભાઈ સિંધે, બીજો નંબર છે તરુણભાઈ યાદવ, ત્રીજો નંબર છે વિકાસભાઈ વસાવા, ચોથો નંબર છે હર્ષુભાઈ વસાવા અને પાંચમો નંબર અકોટામાં રહે છે ભાઈ સુજલભાઈ છે। આ કાયમનું થઈ ગયું છે। આ ઉડાની અંદર આ લોકોનો ધંધો કરો છે, ગાંજો વેચવો છે, દારૂ વેચવો છે, બધી રીતે આ લોકોને 2 નંબરનો ધંધો કરવો છે અને બોલવા છે, વિરોધ કરવા છે, તમારા નુકસાન કરે, ગાડીઓ ચોરાય, બધું ઉઠાઈ લે, અહીંની બેન છોકરીઓને છેડતી કરે। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और भाजपा की विधायक सीमा मोहिले के काफी करीबी माने जाते राजू ठक्कर पिछले कई दिनों से इस मामले आवाज उठा रहे हैं और उसी के चलते उन्हें डराने के भागरूप असामाजिक तत्वों द्वारा बीती रात तलवार जैसे शस्त्र के साथ उनके घर पर पथराव किया गया, जिसके चलते इस इलाके में डर का माहौल देखने मिल रहा है। इस मामले राजू ठक्कर ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। ગઈકાલ રાતે લગભગ 12 વાગે હું ને મારો દીકરો બહારથી આવ્યા। અમે ગાડી બાજુમાં પ્લોટમાં પાર્ક કરી, ત્યારબાદ લગભગ 1 વાગ્યા પછી અમે સૂતા। 2:30 વાગે કંઈ પથ્થરમારાનો અવાજ શરૂ થયો। ખૂબ જ દબાદબી થઈને ખૂબ જ જોરથી પથ્થર પડ્યા, એટલે ઉપર ગેલેરીમાં જોયું તો ખૂબ જ પથ્થર પડ્યા હતા। 5-1 મિનિટ પછી અમે જોયું તો બાજુના પ્લોટમાંથી 2 છોકરા ભાગ્યા અને આગળ જતાં 10 લોકો, 8થી 10 લોકો હતા એવું આજુબાજુના ધાબા પર સૂતેલા લોકોએ અમને કીધું। બહાર નીકળ્યા તો ખબર પડી કે ગાડીને પણ નુકસાન કર્યું છે અને ગાડીના ગ્લાસ પણ તોડી નાખ્યા છે। અહીંના અસામાજિક તત્વો હોય જે કોઈ લોકોને ધંધાકીય રીતે ફાવતું ના હોય ને આપણે એમની માથાકૂટમાં પડતા હોય એટલે આવા બધા કાવતરા કરી અને રાજકીય રીતે દબાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરવાનો આ એક એ લોકોએ અવસરનો એમનો મોકો મળ્યો છે। પોલીસને રાતે લગભગ 2:30 વાગે અમે ફોન કર્યો તો 3:30 વાગ્યા સુધી પોલીસ હતી આવી। ફરી 3:30 વાગે રિમાઇન્ડ આપ્યું, પછી 2 પોલીસવાળા બાઇક લઈને આવ્યા અને ખાલી એક કાગળ પર નામ ને નંબર મારું લખી ગયા છે। પછી એવું કીધું છે કે સવારમાં તમે કમ્પ્લેન કરી જજો।
કોઈ હા બસ કોઈએ એની પાછળ ચોક્કસ એ લોકોને પીઠબળ પૂરું પાડ્યું છે અને કોઈએ ચોક્કસ કરાવડાવ્યું છે। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा सेवा सेतु कार्यक्रम के आयोजन के जरिए सरकारी दस्तावेज बनाने का लाभ लाभार्थियों को दिया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा संवेदना दिवस मनाते हुए सेवा सेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ई श्रम कार्ड, रोजगार श्रम कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म मृत्यु के नामांकन, गुमास्ता धारा, प्रॉपर्टी टैक्स कार्ड, मतदाता सूची में सुधार जैसे दस्तावेज लाभार्थियों को कैंप में बनाकर दिए गए। बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 के नागरिकों ने इस कैंप का लाभ लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। राशन कार्ड માટે આવ્યો છું, છોકરાઓના જુદા કરાવવાના છે, આજે થઈ જાય તો સારી વાત છે, નહીંતર કોને ક્યાં જવું એ ખબર પડતી નથી મને। 56 યોજનાઓ લગભગ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા આવ્યા છે। નિરાધાર વિધવા સહાય હોય કે નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય હોય, રેશન કાર્ડમાં ઉમેરો કરવાનો હોય, રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કરવાનું હોય અને દરેક પ્રકારનો અહીંયા યોજનાઓ છે ઉપલબ્ધ છે। દરેક કાઉન્ટર પર લોકો પણ ઉપસ્થિત છે, એમને માહિતગાર કરે છે, બહાર અનાઉન્સમેન્ટ દ્વારા પણ એમને માહિતગાર કરવામાં આવે છે। તો બધા જ નાગરિકો અહીંયા આવે છે અને આ યોજનાઓનો લાભ લઈને પોતાના ઘર આંગણે એક જ દિવસમાં એક જ પોતાના ડોક્યુમેન્ટ્સ સબમિટ કરીને એક જ દિવસમાં પોતાના આ યોજનાઓનો લાભ લે છે। આ સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ સરકાર દ્વારા અને સાથે સાથે કોર્પોરેશન દ્વારા રાખવામાં આવેલો છે। એ વોર્ડ નંબર 8, 9, 10 અને 11 વહીવટી વોર્ડ બધું થઈ ભેગી થઈને અહીંયા જે આપણે અતિથિ ગુરુ છે ત્યાં સુભાનપુરા ત્યાં પ્રોગ્રામ છે। એમાં જે પબ્લિકને નીચલા સ્તરેથી આધાર કાર્ડ છે, મા કાર્ડ છે, આવકના દાખલા છે, ई श्रम कार्ड છે, વિવિધ યોજનાઓ સરકાર તરફથી જે આપવામાં આવી છે એની સારામાં સારી લાભ લઈ શકે એ માટે આ મોટો મેળાવડો કરવામાં આવ્યો છે। ત્યાં બધા જ સરકારી અધિકારીઓ હાજર રહી તાત્કાલ કામ નિકાલ આવે એ રીતે અહીં આયોજન કર્યું છે। गुजरात के वडोदरा शहर में मन्ना एजुकेशन एंड वर्ल्ड विजाज द्वारा फैशन शो, डांस, मिमिक्री, संगीत जैसे कई आयोजन किए गए। गुजरात के वडोदरा शहर की मध्यम वर्गीय लड़कियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के आशय के साथ मन्ना एजुकेशन एंड वर्ल्ड विजाज संस्था द्वारा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चलाया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा एक फैशन शो का आयोजन सर सयाजीराव नगर गृह अकोटा में किया गया, जिसमें खुद के बनाए हुए कपड़ों के साथ लड़कियों ने रैंप वॉक करते हुए अपने हुनर को प्रदर्शित किया। મધ્યમ વર્ગની છોકરીઓ માટે અમારો ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ફેશન ડિઝાઇનિંગનો કોર્સ ચાલે છે અને એ ફેશન ડિઝાઇનિંગના કોર્સમાં મધ્યમ વર્ગની છોકરીઓ પોતાના પગ પર ઊભી રહે તે રીતે અમે આખો એક ઇન્ટરનેશનલ ડિપ્લોમા કરેલો છે। એ રજૂ કરે આખું કમ્પ્લીટ થાય પછી એનો એક શો રાખીએ છીએ, એટલે છોકરીઓને પ્લેટફોર્મ મળે અને તેઓ ફેમસ થાય અને એમનો બિઝનેસ ચાલે કે એમને પછી ભવિષ્યમાં સારી નોકરી મળે। તો એમણે જ ડિઝાઇન કરેલા ડ્રેસ અને એમણે જ પરફોર્મ કરેલું એ જ પોતે જ પરફોર્મ કરે છે, એટલે મોડલ પણ એ ડિઝાઇનર પણ એ બધા સ્ટુડન્ટ જ છે, કોઈ બહારનું કે એવું નથી, બધા પોતાના સ્ટુડન્ટ છે। અને આ સંસ્થા 20 વર્ષથી છે અમારી મन्ना एजुकेशन एंड वर्ल्ड विजाज। गुजरात के सुरेंद्रनगर में झालावाड़ फेडरेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बिजनेस कॉन्क्लेव का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुभारंभ कराया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए झालावाड़ फेडरेशन द्वारा बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मंत्री राघव जी पटेल समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। गुजरात देश का ग्रोथ इंजन है, ऐसे में सभी जिलों को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार लगातार प्रयासरत है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस कार्यक्रम में कहा। ये बिजनेस कॉन्क्लेव 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें 150 से ज्यादा उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। झालावाड़ फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री જે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વેપાર ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે, ત્યારે
ઝાલાવાડ બિઝનેસ કોન્ક્લેવનું આજે આયોજન કરેલું, જે ત્રિદિવસીય આયોજન છે. અને આજના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને કૃષિ મંત્રી શ્રી રાઘવજીએ પધારેલા હતા. અને આજે સમગ્ર જિલ્લાના જે પોટેન્શિયલ છે, જે કુદરતી સ્ત્રોતથી ભરેલો આ જિલ્લો, એટલે કે કચ્છી, જેને મિનરલ્સ, કોટન, સોલ્ટ, આ બધા જ, ત્યારે આજે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ બી ખુદ કીધું કે આ જિલ્લાની અંદર કોટન, જે ગુજરાતનું 1/3 કોટન ઉત્પાદન અહીંયા થાય છે, એક પણ એવું રોડ નથી જે આ સાયલાની કપચી વગર ના બનતો, એક પણ મંદિર એવું નહીં હોય કે જે ધાંગધ્રાના સ્ટોન વગર. તો આ બધા જ પોટેન્શિયલને જોયા બાદ આજે મુખ્યમંત્રીના એક આશ્વાસન આપેલું છે કે અહીંયા ટેક્સટાઇલ પાર્ક બની શકે એવી પૂર્ણ શક્યતા છે. તમે બધા એક થાવ તો આપણે ટેક્સટાઇલના પ્રોજેક્ટને આગળ વધારી શકીએ. જેના માટે ઝાલાવાડ ફેડરેશન અને સુરેન્દ્રનગર डिस्ट्रिक्ट संपूर्ण એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર व्यक्त करे છે. वडोदरा में जय साईनाथ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश आयरे द्वारा दिव्यांगों के सामूहिक विवाह के उपलक्ष्य में लोक डायरे का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और राजेश आयरे द्वारा दिव्यांग सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी पूर्व संध्या पर सुप्रसिद्ध कलाकार अश्विन जोशी के लोक डायरे का आयोजन किया गया, जहां अश्विन जोशी ने सुमधुर भजन गाते हुए काफ़ी रंगत जमाई. इस कार्यक्रम में करनी सेना के मुख्य अग्रणी राज शेखावत, राजेश आयरे, श्रीरंग राजेश आयरे समेत के राजनीतिक अग्रणी उपस्थित रहे. મારા માટે પહેલી વખત આવા કાર્યક્રમમાં આવવાનું થયું છે જ્યાં દિવ્યાંગ જોડાઓના લગ્ન થતા હોય. મેં ઘણા બધા સમૂહ લગ્નોમાં મારી ઉપસ્થિતિ આપી છે, પરંતુ આ મારા માટે અભૂતપૂર્વ, અવિસ્મરણીય અને ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ છે. અને સાચા અર્થમાં રાજેશભાઈ અને એમની ટીમનું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે કોઈક તો એવો છે આ ગુજરાતમાં કે જે દિવ્યાંગ જોડાનો પણ લગ્ન, સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરે છે. સાઈ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ તરફથી વડોદરાના આંગણે 108 દિવ્યાંગ લોકોના લગ્ન સમારંભના આગલા દિવસે એક સંસ્કારનો કાર્યક્રમ, એટલે કે દીકરી વાલનો દરિયો, જેનું આયોજન થયેલું અને બહોળા પ્રમાણમાં લોકોએ આ કાર્યક્રમને દિલથી માણ્યો. ખરેખર અત્યાર સુધીના જીવનની યાત્રામાં ઘણા સમૂહ લગ્ન જોવા મળ્યા છે, પણ આ કદાચ ગ્રીનિચ બુકમાં લખાય એવું એક લગ્ન છે કે દિવ્યાંગ લોકો એ જોડાઓને ગોતી સમગ્ર ગુજરાતમાંથી, સમગ્ર ભારતના અનેક રાજ્યોમાંથી, અને એ લોકોના શરીરના નહીં પણ દિલના મિલન કરાવવા એ એક સાહસ છે, अद्भुत कार्य है, सराहनीय कार्य है. गुजरात की फिल्म इंडस्ट्री भी अब काफ़ी तरक्की पर है. यहाँ बेहतरीन फिल्में बन रही है और इन फिल्मों में काफ़ी कलाकारों को प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है. गुजरात की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री झील जोशी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म घंटड़ी के प्रमोशन में व्यस्त है. कई गुजराती फिल्मों में अभिनेत्री झील जोशी को आपने ज़रूर देखा होगा. झील ने गुजराती फिल्मों के साथ साथ एक भोजपुरी और एक हिंदी फिल्म भी की है. YouTube पर झील के कई गाने भी रिलीज़ हुए हैं और अब उनकी गुजराती मूवी घंटड़ी रिलीज़ हो रही है, जिस पर उन्होंने VNM TV से खास बातचीत की. मैं आई हूँ यहाँ पे आपके भावनगर में और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके. हर बार यहाँ पे आती हूँ भावनगर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ, और लोकेशन काफ़ी अच्छे हैं. और भावनगर के लोगों की तो बात ही मत पूछो, उनकी बात ही निराली है. बहुत कुछ सुना है उनके बारे में और बहुत कुछ देखती हूँ. यहाँ पे आती हूँ तो इन लोगों का प्यार, भावनगर वाले का जो बोलते हैं ना कि यहाँ का सब कुछ इतना फेमस है, उनका प्यार भी उतना फेमस है. सो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके. और दूसरी बात की मेरी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है घंटड़ी, उसका टाइटल है, और वो 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है. तो प्लीज़ आप सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने ज़रूर जाना. बहुत अच्छा टाइटल है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है. कॉमेडी है, सस्पेंस है, एक्शन है, ड्रामा है, और एकदम वो बोलते हैं ना एकदम फैमिली ड्रामा फिल्म है. तो प्लीज़ आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में देखना को भूलना मत. 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली है फिल्म घंटड़ी.
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, रॉक टीवी, IPTV, जॉय टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। जैसे जैसे जून महीना खत्म होता है, हर एक घर में चहल पहल शुरू हो जाती है, स्कूल खुल रही है और पेरेंट्स की परेशानियां मानो बढ़ने लगती हैं कि अब 10th का रिजल्ट आया है तो आगे क्या करें, 12th का रिजल्ट आया है तो आगे क्या सोचा जाए और किस तरह एडमिशन लिया जाए। ऐसी बहुत सारी उलझनें पेरेंट्स के मन में शुरू हो जाती है। इसी का सॉल्यूशन लेकर आज हम आए हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने बुलाया है स्वप्निल शाह सर को, जो 24 साल से श्रीजी स्वप्न क्लासेस मांजलपुर में चला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ब्रिजेश गांधी सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात शुरू करते हैं 10th बोर्ड के परिणामों के बाद जो एक कश्मकश होती है, उस मुद्दे से बात शुरू करते हैं कि 10वीं के बाद आगे क्या। और ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं सर कि ज़्यादा परसेंटेज आए हैं तो बच्चे को साइंस स्ट्रीम में डाल दिया जाए और कम परसेंटेज आए हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम में। तो ये सोच कितनी सही है सर? परसेंटेज को वेटेज नहीं देना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस केस में। सो कॉमर्स में भी कई सारे एरियाज़ है जिसमें हम कई सारे चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, वैसे ही साइंस में भी है। सो इन दैट केस परसेंटेज से इसे ना तोल के हमें पूरा वेटेज देना चाहिए हमें क्या बनना है। इफ आई मे कंसिडर माई ओन केस, तो मेरे केस में भी इवन दो आई सिक्योर नियर टू 90% इन 10th, इट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो उस टाइम पे भी कई सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी का सजेशन था कि आप साइंस में जाइए, बट आई चूज फॉर कॉमर्स एंड आई डेमोन्स्ट्रेटेड दिस इज द बेस्ट फील्ड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पूरा फोकस अपने ऑब्जेक्टिव पर कीजिए, क्या बनना है उसके ऊपर स्टूडेंट को डिसीजन लेना चाहिए। और बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, वो क्या अच्छा जिसमें कर पाएगा उसी पर फोकस किया जाए। जी बिल्कुल, जी है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वही इम्पोर्टेंट। ब्रिजेश जी ने जो बताया कि क्या इंटरेस्ट है बच्चे का, उसके बारे में सोचकर आगे पेरेंट्स सोचें कि उसे कौन सी स्ट्रीम में डाला जाए। स्वप्निल सर, आप बताएं कि CBSE और GSEB, ये बोर्ड एग्जाम की बात करें हम तो क्या डिफरेंस है, और अगर स्टूडेंट कॉमर्स फील्ड में जाना चाहता है तो क्या आप एडवाइस करेंगे? दोनों बोर्ड का अलग अलग इम्पोर्टेंट है। GSEB का अलग इम्पोर्टेंट है। GSE में सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, 6 सब्जेक्ट के साथ बच्चों को एग्ज़ाम देनी पड़ती है। CBSE में बच्चों को 5 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देनी होती है। तो एक ये बेनिफिट है कि एक सब्जेक्ट कम है, लेकिन अगर लैंग्वेज वाइज देखना जाए, सिलेबस तो दोनों का सेम है। जैसे कि मेन सब्जेक्ट है अकाउंट, तो अकाउंट का सिलेबस दोनों का सेम ही है, चैप्टर्स मोस्टली 90% सेम है। लेकिन अगर मैं दोनों बोर्ड को पढ़ाता हूं तो मुझे अंदर की लैंग्वेज के बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया है, तो मैं वो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट प्लीज। कि CBSE में जो भी क्वेश्चन होता है वो ट्रिकी वे से पूछा जाता है। मतलब CBSE में लैंग्वेज चेंज कर करके बच्चों को मतलब इतना परफेक्ट तैयार किया जाता है कि उनको ये समझ में आता है कि फ्यूचर में अगर कोई ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो कंफर्टेबली फेस कर सकते हैं। GSEB में कैलकुलेटर अलाउड है, एक प्लस पॉइंट है अकाउंट में, लेकिन एक इतना है कि उसमें अमाउंट में ट्विस्ट किया जाता है, लैंग्वेज में नहीं। GSEB में कैलकुलेटर अलाउड होने की वजह से अमाउंट ट्रिकी वे से होता है, पॉइंट में आंसर, फ्रैक्शंस में आंसर आते हैं, तो बच्चे इजीली कर भी सकते हैं क्योंकि उनको कैलकुलेटर उनके पास अलाउड होता है। जबकि CBSE में एक ये माइनस पॉइंट है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन उससे आपका मैथ्स का बेस मोर स्ट्रांग होता है, ज्यादा परफेक्ट होता है, और लैंग्वेज इतनी
ट्रिक करके क्वेश्चंस बुक्स वगैरह में दिया है, तो जिससे बच्चों को आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी हो, अगर कोई सीए फाउंडेशन वगैरह का भी करना हो, तो सीबीएसई से बच्चा इजीली उसको चेज कर पाएगा, फेस कर पाएगा। जी, तो यानी उसका बेस बहुत स्ट्रांग बनता है। सीबीएसई का बेस बहुत स्ट्रांग बनेगा। जी जी जी। जीएसईबी का भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, कुछ प्लस पॉइंट जीएसईबी के, कुछ प्लस पॉइंट सीबीएसई के, तभी तो अलग है वो। हाँ, सही है। वही है कि बच्चों को क्या पसंद है, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है फ्यूचर में, तो लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा कमांड होना चाहिए, और उसके लिए आपको सीबीएसई प्रेफर करना चाहिए। सर, बोर्ड चेंज कर सकते हैं क्या, जीएसीबी टू सीबीएसई, सीबीएसई टू जीएसीबी? बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज है। अगर 10th की एग्जाम के बाद अगर आपको जीएसीबी टू सीबीएसई में जाना हो, तो आप जा सकते हो, हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में। मेरा मोबाइल नंबर आप ले लीजिए और मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पॉसिबल है। कई बच्चों को दिमाग में ऐसा रह जाता है, या पेरेंट को रह जाता है कि हमने सीबीएसई में रखा होता तो अच्छा रहता, जीएसईबी में रखा होता तो अच्छा रहता। तो बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ स्कूल अलाउड करती है, कुछ स्कूल अलाउड नहीं करती है, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है और हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं और बच्चों तक उसकी कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार ऐसा सोचते हैं कि अप टू 10 तक हमने जीएसईबी में पढ़ा है, तो अब सीबीएसई करेंगे तो हम कर पाएंगे। हमारे पास ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे बच्चे इजीली, उनको पता भी नहीं चलता है कि हमने बोर्ड चेंज किया है, और इजीली वो सर्वाइव कर लेते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, और हमारे पास उसका ऑप्शन है। अब आते हैं 12th कॉमर्स के बाद की बात पर। 12th कॉमर्स के रिजल्ट के बाद हर एक पेरेंट या डिस्कशन घर में करता है, दोस्तों के साथ करता है, जिसने 12th कॉमर्स लास्ट ईयर क्लियर किया हो, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट से बात करते हैं। तो आप जैसे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और सुझाव दे सकते हैं, इसीलिए आपको हमने स्टूडियो में बुलाया है कि क्या कहेंगे 12th कॉमर्स के बाद क्या करना चाहिए बच्चों? 12th कॉमर्स के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बहुत सारे ऑप्शन भी है, कॉलेजेस भी हैं और बहुत सारे कोर्सेज भी हैं। जैसे कि अगर आपको, जैसे कि ब्रिजेश सर ने बताया था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको फ्यूचर में कोई एमबीए करना है तो यू शुड ऑप्ट बीबीए, आपको बीबीए करना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में सीए करना है या सीएस करना है तो उसके लिए बेटर है कि आप बीकॉम करिए, क्योंकि सीए एंड सीएस का जो कवरेज है कोर्स का, वो बीकॉम में काफी हद तक कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बीबीए करने के बाद सीए नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस ही नहीं होगा तो फिर आप, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। जी जी। तो बेटर है कि आप सिलेक्ट करिए कि आपको एमबीए करना है तो फिर शुरुआत बीबीए से ही करनी चाहिए। अगर आपको एमएचआरएम करना है तो आप बीकॉम के साथ एचआर स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेके आप फ्यूचर में एमएचआरएम या एमएसडब्ल्यू जैसा कोई कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर सीए सीएस है तो मैंने जैसा भी पहले बताया कि बेस्ट बीकॉम इसलिए है कि पूरा कवरेज हो जाता है, बेस क्लियर होता है बीकॉम के अंदर। और अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है, बाद में डिसाइड करेंगे, 2-3 साल के बाद सोचेंगे फ्यूचर में क्या डिमांड होगी, ये सब सोचेंगे तब डिसाइड करेंगे, तो अभी बेटर है कि आप बीकॉम करिए, क्योंकि बीकॉम के बाद आपके पास सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। आप कहीं पे भी बीकॉम के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, सीए भी कर सकते हैं, एमएचआरएम भी कर सकते हैं, एमएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीबीए ऑप्ट किया और फिर उसके बाद अगर आपको सीए करने, तो मुश्किल हो जाएगा, वो बच्चे को सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि क्लियर नहीं है कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव तो बीकॉम करना, बीकॉम में जाए, बीकॉम करना चाहिए। और बीकॉम करना है तो हर एक बच्चा ये चाहता है, हर एक पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि एमएस यूनिवर्सिटी से करें। तो एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के प्रोसीजर, वेबसाइट, उसके बारे में कुछ बताइए। बेस्ट क्वेश्चन है आपका। बीकॉम और बीबीए चाहे कुछ भी हो, मैं तो ये बोलता हूं कि एमएस यूनिवर्सिटी अगर आपके पास है तो कहीं और ना जाए। हाँ, सवाल ही नहीं है।
नो डाउट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है और वो बेस्ट कर रही है जी। लेकिन एमएस का तो अगर हम देखे जाए तो वर्ल्ड वाइड में उनका नाम है। अगर फॉरेन कंट्रीज में भी जाओ कहीं पे बोलो मैं एमएस से हूं तो आप ऑलवेज प्लस में ही रहोगे। जी जी। अब जैसे कि बीबीए बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस में चलता है, प्राइवेट कॉलेजेस अपनी जगह पे बेस्ट है, पर मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि आपको यूनिवर्सिटी एमएस में बीबीए मिले तो बेस्ट है, फिर आप अपना ऑप्शन अलग चूज कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे कोई और कॉलेज में जाना है, इट्स ओके, इट इज अप टू यू जी। लेकिन अगर बीकॉम के बाद अगर देखना, बीकॉम के लिए अगर एडमिशन्स वगैरह के लिए देखना जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, तो बहुत सारे, जैसे कि 12th का रिजल्ट आएगा ना, बहुत सारी र्यूमर्स फैलाते हैं इस बार बीकॉम में एडमिशन नहीं मिलेगा, एमएसयू में सीट लिमिटेड है, आपको इधर भागना पड़ेगा उधर भागना पड़ेगा। मैं तो अपने 24 इयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं कि अगर आपका 45% से ज्यादा है, मैं तो बोल रहा हूँ 40% पे भी आपको बीकॉम में एडमिशन तो मिलेगा। लेकिन अगर कई बार कट ऑफ 45 पे होता है तो 45 के ऊपर आपका परसेंटेज है तो 100% आपको एडमिशन बीकॉम में एमएस में मिलेगा। हाँ, अगर आपको कोई और कॉलेज सिलेक्ट करनी है यू कैन डू इट। पर ये जो बोल रहे हैं दिमाग में लोगों के ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा और मैं किसी और कॉलेज में जाऊं, तो उनको बेफिक्र रहने की जरूरत है, कोई चिंता की बात नहीं है, उनको एमएस में एडमिशन मिलेगा ही, कोई चाहे कितना भी बोले। मैं 24 इयर्स के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, 45+ % है तो आपको एडमिशन एमएस में मिलेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, सर एमएस में नहीं मिल रहा है, मुझे पादरा मिल रहा है, तो ये गलत बात है। पादरा कोई कॉलेज नहीं है, पादरा एक एमएस का कैंपस है। कैंपस है। अगर जैसे कि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, मेन बिल्डिंग है, यूनिट बिल्डिंग जैसे बोलते हैं, वैसा एक पादरा है, बट इट इज पार्ट ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी। तो और उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पेमेंट सीट, हायर पेमेंट पे एमएस में एडमिशन ले सकते हो। तो बच्चों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 45+ % है, आपको एमएस में एडमिशन मिलेगा। जी। और अगर 60 तक होता है तो उनको मेन बिल्डिंग या गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की आपने इतनी सारी बात जो की है, अब वेबसाइट पे जब बच्चे को देखना है, एडमिशन फॉर्म भरना है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली समझाएं। एमएसयू की खुद की वेबसाइट है, msu.baroda.ac.in की वेबसाइट है, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हमारे क्लास में हम एक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बच्चों को देते हैं। ओके। बहुत सारे जैसे कि साइबर कैफे में भी ये ऑप्शन होता है, हमारे क्लास में बच्चों का फॉर्म फिलअप हम ही करके देते हैं। तो शुरुआत से लेके एंड तक का प्रोसेस हम अपने कोचिंग क्लास में, श्रीजी स्वप्ना क्लासेस में हम ये सब कुछ कंप्लीट करके देते हैं। तो बच्चों को कोई टेंशन नहीं, स्कैनिंग कराने कहाँ जाऊं, यहाँ करूँ वहां करूँ, क्या लिखूं, किसमें क्या लिखना, तो वो सारी हमने उसके लिए पूरा गाइडेंस दिया जाता है कि ये करना है और इसी तरीके से फॉर्म भरना है। जी। इसके सिवा हम ड्यूरिंग द ईयर बच्चों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सेमिनार वगैरह, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसा भी हमने मतलब बच्चों को एक फील्ड वर्क करवाया है। करियर गाइडेंस के लिए हम पूरा एक सेमिनार रखते हैं जिसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, एमबीए सबको इकट्ठा करके बच्चों को क्या करना चाहिए टीवाई के बाद, तो टीवाई में एंड में हम ये सब पोर्शन भी कवर कर लेते हैं। यानी मोटिवेट किया जाता है बच्चों शुरू से लेके एंड तक। बिल्कुल। कॉमर्स की शुरुआत से लेके एंड तक बच्चों को जॉब भी दिलाते हैं। बहुत जगह ऐसी भी है, प्लेसमेंट भी, हमने बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट्स किए हैं, हुए हैं। जी। एडमिशन का प्रोसेस हो गया, बीकॉम में एडमिशन ले लिया, चाहे कोई भी कॉलेज में लिया, उसके बाद आती है बात कि मुझे बाहर क्लासेस में ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने ही होते हैं और लेने पड़ते हैं। ऐसा एक अब ट्रेंड समझ लो या जो भी समझ लो, तो उसे कैसे सिलेक्ट करें क्लासेस की बात? मेरा ये ओपिनियन है कि क्लासेस सिलेक्ट करने में बच्चों को पहले रिजल्ट देखना चाहिए, चाहे वो बड़ौदा का कोई भी क्लास हो। जी। रिजल्ट देखना चाहिए कि हमारा क्लास कैसा होना चाहिए, तो उस क्लास का रिजल्ट क्या है। जैसे कि अगर हम अपने क्लास की बात करें तो हमारे क्लासेस में 80+ 24 स्टूडेंट्स हैं। ओके। पिछले 10 इयर्स से हम कंटिन्यूस टॉप 10 में एमएसयू में हैं। ओके।
और 90 के ऊपर भी हमारे 3-4 स्टूडेंट्स हैं। तो ये रिजल्ट देखना चाहिए। फिर कई बार क्या होता है कि बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता है, मिसगाइड करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि पिछले 5 साल का रिजल्ट का कुछ डेटा मिक्स करके देते हैं। तो ये सब नहीं, मिसगाइड नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये देखना चाहिए कि करंट ईयर का रिजल्ट है। और सेकेंड चीज की फैकल्टी पे बच्चों को फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमारे क्लास में जो हमारी टीम है जी, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ब्रिजेश सर, जैसे कि वो ब्रिजेश सर जीएसटी जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न प्रैक्टिकल लाइफ में उनका ये काम है। तो वही यहाँ हमारे क्लास में कोचिंग भी उसी सब्जेक्ट की वही देता है जी। जैसे कि प्रतीक गांधी सर है, सीएमए है, तो वो हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक एफएम वगैरह सब्जेक्ट की कोचिंग वो देते हैं। एफएम की एक बात करूं सिंपल प्रतीक सर की, जैसे कि वो कोई डेयरी के साथ एसोसिएटेड है तो वहां पे उनका काम है कैपिटल बजटिंग का वर्क करना। तो हमारे यहाँ फाइनेंस में कैपिटल बजटिंग का चैप्टर प्रतीक गांधी सर ही कराएंगे। यानी जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ही ट्रेनिंग दे रहे वो हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम है। अब हर क्लास में ये सिस्टम पॉसिबल शायद नहीं भी होता है, लेकिन कई जगह पे ये होता है कि 4-5 सब्जेक्ट तो एक ही पर्सन पढ़ाता है। तो फिर मेरा खुद का ये मानना है कि मैं अकाउंट बेस्ड करा सकता हूं। फिर अगर मैं थियरी कराऊंगा या मैं स्टेट कराऊंगा तो मुझे मालूम है मैं कहाँ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। बच्चे तो बेचारे ब्लैंक होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि सर ने क्या कराया। जब एग्जाम आती है तब उनको पता चलता है कि हमारा तो इतना पोर्शन बाकी रह गया था। तो ये एक जरूरी है कि क्या क्या फैकल्टीज है। जैसे कि हमारे यहाँ एक पीएचडी किए हुए सर हैं पादरिया सर, विनोद पादरिया सर हैं। तो हमारे क्लास में जितने भी इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स टीवाई में आता है या 12th में या एफवाई में जो भी इकोनॉमिक्स आता है वो विनोद पादरिया सर कराते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ एक स्पेशलाइज टीम है पूरी, जो सब्जेक्ट के अंदर मास्टर है वही सब्जेक्ट पढ़ाती है। तो ऐसे क्लास सिलेक्ट करने चाहिए। पूरे बड़ौदा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बड़ौदा में अलग अलग एरिया में जो भी बच्चे जहाँ पे भी जाते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अदर एक्टिविटीज को सिलेक्ट करके क्लासेस पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली गोल है हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट देख के ही बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए। बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट भी हमने देना चालू किया है। कोरोना के बाद से हमने एक नया स्टेप चालू किया कि कभी भी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो माइक्रोसॉफ्ट टीम ओपन करके बच्चों की डिफिकल्टी ऑनलाइन हम सॉल्व कर लेते हैं। जी जी, इस तरह से भी गाइड किया जा सकता है। 100% जी। ये बात हुई बीकॉम की, क्लासेस की सारी चीजें। अब बीकॉम के बाद ब्रिजेश सर कौन कौन से फील्ड में करियर बना सकता है एक स्टूडेंट, उसके बारे में बताएं। जी, ब्रॉडली अगर हम देखें तो देयर आर मल्टीपल एरियाज कि जिसमें वो अपने करियर के लिए जा सकते हैं। प्रोफेशनल फील्ड में अगर हम देखें तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जा सकते हैं। दे कैन गो फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, दे कैन गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसमें उनके पास दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर उनको खुद का प्रोफेशन भी सेट करना है दे कैन गो फॉर इट। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट में भी जाना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्सेज डेफिनेटली दे कैन गेट बेटर पैकेजेस, राइट। तो दोनों चीज़ें प्रोफेशनल कोर्सेज में इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर किसी का ऑब्जेक्टिव, जैसे सर ने बताया कि इफ समबडी विश टू गो फॉर HR देन दे कैन गो फॉर MHRM। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क MSW इज आल्सो दैट। आज कल बच्चों को, और दैट इज आल्सो फैक्ट कि IT में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में है, दे कैन गो फॉर MCA एज वेल। तो ये कई सारे एरियाज है जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चों के लिए ओपन है। मीडिया मार्केटिंग भी अभी बहुत ज्यादा बिल्कुल ट्रेंड में है और उसमें भी करियर बना सकते हैं ना। सही बात है, सही बात है। सो दैट इज आल्सो अनदर गुड अपॉर्चुनिटी आई विल से, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अपने करियर और अपनी एबिलिटी को साबित कर सकते हैं। और बीकॉम के बाद में जनरली एक थॉट प्रोसेस है लोगों का कि ढेर सारे स्टूडेंट्स बीकॉम करके निकलते हैं और फिर आगे क्या,
तो आपने आज बहुत पिक्चर क्लियर कर दिया है कि आगे जो सोच पेरेंट्स को बनानी है, जो सोच स्टूडेंट्स को बनानी है, उसके बारे में बताया है। इसमें एक चीज और बताऊंगा कि ढेर सारे बच्चे निकलते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी ढेर सारी है। बिल्कुल। तो एक तरफ जरूरत भी है, एक तरफ कैपेबिलिटीज भी है। हम भी एक ब्रिज की तरह ही काम करते हैं। तो स्टूडेंट शुड आल्सो थिंक व्हाट दे वांट टू डू, वेयर दे वांट टू गो, और देन दे कैन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फील्ड फॉर दैट। आखिर में क्या कहेंगे स्वप्निल सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को? सारे स्टूडेंट्स एंड उनके फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे गुड विशेष हमारे। जो भी करो सोच समझ के करो, जो भी डिसीजन लो 2-5 लोगों से पूछ के लो। अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स जो सीनियर्स हैं, उन लोगों को पूछ के लो। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ब्रिजेश जी, आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स और बच्चों को आज से ही सोचना चाहिए कि उनको 5 साल के बाद, 7 साल के बाद खुद को कहाँ पे देखना है। आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, उसी के मुताबिक आप अपनी स्ट्रीम, आप अपने कोचिंग मैथडोलॉजीज को सिलेक्ट कीजिए, और डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे अटेम्प्ट देते हो तो आप अचीव भी कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू। और आखिर में मैं एक खास बात और कह दूं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सोचा मैं भी कुछ कह दूं आपको। जहां पर भी आपको मौका मिले कि आप प्रैक्टिकल कुछ कर सकते हैं तो उस पर कोशिश करें। आपको लगता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं तो उसी की पढ़ाई करते रहें। एड ऑन चीज़ें जब होती रहेगी, सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। जब हम कहते हैं कि मैं आर्ट्स में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो हमारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। तब आप आर्ट्स स्ट्रीम में हैं तो आप अगर लेखिका बनना चाहते हैं या आप इसी फील्ड में कुछ और करना चाहते हैं तो आप पढ़ें लिखें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अनुभव शुरू से ही होगा। वैसा ही ये बीकॉम स्ट्रीम है जहां पर आप जो भी आगे बनना चाहते हैं उसके साथ में आप एड ऑन कुछ ना कुछ रोज़ाना सीखते रहें, तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और आप जो बनना चाहते हैं उसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एबिलिटी दिखा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का Facebook पेज लाइक करें। VNM TV अब OTT प्लेटफॉर्म पर है जहां दिन भर खबरें आप देख सकते हैं। जियो TV, वोडाफोन TV, डेली हंट पर दिन भर खबरें देखें और खुद को रखें अपडेट। नमस्कार।